alaikum. I'm Ara Ishtaq here. Today we are going to study FSC Chemistry Part 1. Students, as you know, we were discussing about crystalline solids. So in today's lecture we will discuss about some properties of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने का मतलब है कि हम आज के लेक्चर में देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन सी खुसूसियात रखते हैं, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि उसमें तमाम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एक मखसूस अरेंजमेंट में अलाइन हुए हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम जिससे भी मिलके वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है वो एक मखसूस एरे बनाएंगे, एक मखसूस अरेंजमेंट बनाएंगे, उनमें कोई बेतरतीबी नहीं होगी। तो उनकी शेप क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिकल शेप। जैसा कि आपके सामने एक यूनिट सेल मौजूद है, हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पूरे का पूरा बना हुआ होता है वो एक ही तरह के यूनिट सेल की रेपिटेशन से बना होता है। मतलब एक यूनिट सेल में जो साइड की लेंथ है और जो उसकी एंगल की वैल्यू है वो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जितने भी यूनिट सेल हैं सब में वही एंगल होगा और वही साइड की लेंथ होगी। और पूरे का पूरा सॉलिड बना हुआ तो डेफिनेटली इन्हीं यूनिट सेल की रेपिटेशन से है, यही यूनिट सेल उसमें जुड़े हुए हैं, तो हर एक यूनिट सेल में सेम एंगल सेम साइड है। तो पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सेम एंगल सेम साइड लेंथ्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप का क्या मतलब है कि दीज हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, इनकी डेफिनेट शेप होती है, कोई भी मखसूस शेप है, डेफिनेट शेप। और ऐसा क्यों है? इसमें जो डिफरेंट एंगल्स और साइड्स हैं वो कैसे होते हैं कि पूरे सॉलिड में मैंने भी बताया कि सेम है। तो क्या हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि डेफिनेट एंगल्स, इनमें एंगल्स भी डेफिनेट होते हैं। मतलब कि जो एक एंगल एक यूनिट सेल में है अगर वो 90 डिग्री का है तो पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर जगह पे दो साइड के दरमियान का एंगल 90 डिग्री का ही होगा। पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की जितनी भी साइड्स हैं, जैसे एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो इनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री होगा। इसकी किसी और साइड को देख लें, ये साइड और ये साइड, इनके सेंटर का एंगल 90 डिग्री का ही होगा अगर ये ऐसा सॉलिड है जिसके एक यूनिट सेल में 90 डिग्री का एंगल है। देखिए, डिफरेंट सॉलिड्स के डिफरेंट यूनिट सेल होते हैं, हर एक यूनिट सेल में डिफरेंट एंगल होते हैं, लेकिन जो एक यूनिट सेल किसी एक सॉलिड का है, ठीक है, जो यूनिट सेल जो एक मखसूस सॉलिड बना रहा है उस सॉलिड के सारे यूनिट सेल सेम होंगे। ठीक है, लाइक NaCl की बात करते हैं हम अगर सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल की बात करें तो एक NaCl में अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो पूरे के पूरे NaCl में यही यूनिट सेल रिपीट हो रहा होगा। तो मतलब पूरे के पूरे NaCl के क्रिस्टल के अंदर 90 डिग्री का ही एंगल होगा और उसकी साइड लेंथ्स भी इक्वल होंगी। अगर हम बात करते हैं स्टेनिक क्लोराइड की, किसी और सब्सटेंस की बात कर लेते हैं तो उसका यूनिट सेल NaCl के यूनिट सेल से तो डिफरेंट होगा, लेकिन उस मखसूस सॉलिड के अंदर, स्टेनिक क्लोराइड के अंदर जो उसका यूनिट सेल है वो उस पूरे सॉलिड में सेम होगा। वो सॉलिड सारे का सारा उसी मखसूस यूनिट सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, तो NaCl का क्रिस्टल की अगर एग्जांपल हम स्टडी कर लें तो उसमें ये यूनिट सेल मौजूद है, तो पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर यही यूनिट सेल रिपीट हो रहा है। दैट इज वाई पूरे सॉलिड के अंदर डेफिनेट साइड लेंथ भी मौजूद होंगी, डेफिनेट साइड्स। ठीक है, मखसूस जितनी जो साइड की लेंथ है वही पूरे क्रिस्टल के अंदर, जो एक यूनिट सेल में साइड की लेंथ है वही पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर उस साइड की जो है वो लेंथ होगी। ठीक है, और एक जो यूनिट सेल है वो ऑलवेज सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा, ऑलवेज सेम, इवन अगर हम उसको ग्राउंड कर दें फाइन पाउडर में, इवन ग्राउंडेड टू फाइन पाउडर। मतलब कि अगर हम NaCl के क्रिस्टल को पीस के पाउडर में चेंज कर दें तो भी उसके अंदर मौजूद यूनिट सेल के एंगल्स डेफिनेट ही रहेंगे, 90 डिग्री के ही रहेंगे। देखिए, इस चीज को एक रफ सा एस्टिमेट लगाते हैं, टॉपिक से हट के हम एक थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये जो एक यूनिट सेल है इसमें कितने एटम होंगे। एक NaCl के एक यूनिट सेल में 4 क्लोरीन के एटम होते हैं, 4 सोडियम के एटम होते हैं। एक यूनिट सेल की बात कर रही हूँ, पूरे क्रिस्टल लैटिस की बात नहीं कर रही हूँ। तो मतलब एक NaCl में 4 NaCl के एक यूनिट सेल में, जस्ट एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल के अंदर क्या एटम्स की अरेंजमेंट है कि 4 Na के एटम है और 4 ही क्लोरीन के एटम है।
अभी इमेजिन करें कि एक एटम कितना छोटा होता है। देखिए एक एटम इतना छोटा है कि एक जो डॉट आप अपनी बुक पे लगाते हैं ना, उसमें 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं। तो इमेजिन कर लिया आपने एक एटम कितना छोटा है कि एक डॉट में 20 लाख एटम है। और एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं? टोटल 8 एटम है एक यूनिट सेल के अंदर। तो एक डॉट के अंदर अगर 20 लाख एटम आते हैं तो 4 एटम कितनी सी जगह कवर करेंगे? वो तो उस डॉट का भी बहुत ही नन्हा सा हिस्सा होगा। 4 एटम एक यूनिट सेल, ठीक है। तो अब अगर हम नमक के क्रिस्टल को पीस भी देते हैं, पाउडर भी बना देते हैं, उस पाउडर का एक जरा भी ले लेते हैं, तो उस पाउडर के एक जरे के अंदर भी कितने एटम होंगे? 20 लाख एटम। तो कितने यूनिट सेल होंगे? एक यूनिट सेल में तो सिर्फ 8 एटम आते हैं। तो उस नमक के एक जरे में भी करोड़ों यूनिट सेल मौजूद होंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी क्रिस्टल को फाइन पाउडर में भी पीस देते हैं तो उस पाउडर के एक जरात के अंदर भी यूनिट सेल की तादाद बेतहाशा होती है। और उस पाउडर के जरे के अंदर मौजूद तमाम के तमाम यूनिट सेल के अंदर सेम एंगल्स, सेम साइड रहती हैं, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल को आप बेशक पाउडर बना दें, बट उसके अंदर मौजूद यूनिट सेल की साइड्स और उनके एंगल्स सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है, कि उनकी ज्योमेट्रिकल शेप है, उनकी शेप जो है उसके किस पे डिपेंड कर रही होती है? उनके एंगल्स पे और साइड्स पे। और उनकी एंगल्स और साइड्स उस क्रिस्टल के अंदर थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक सब्सटेंस चेंज करेंगे, NaCl की जगह पे स्टेनिक क्लोराइड ले लेंगे, फिर तो डेफिनेटली यूनिट सेल ही चेंज हो जाएगा उसका। तो उनके एंगल्स और तरह के होंगे, NaCl के और तरह के हैं। बट एक NaCl के क्रिस्टल में मौजूद तमाम के तमाम यूनिट सेल सेम एंगल और सेम साइड लेंथ रखेंगे। दिस वाज द ज्योमेट्रिकल शेप। पहली प्रॉपर्टी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। देखिए क्लीवेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टुकड़े कर देना, उसको ब्रेक कर देना। लेकिन क्लीवेज किस किस्म की ब्रेकडाउन को कहते हैं? क्लीवेज बेसिकली ऐसे क्लीवेज को, ऐसी ब्रेकडाउन को कहते हैं जिसमें जो टुकड़े हासिल होते हैं, जो हमें पीसेस उसके बाद हासिल हुए हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक दूसरे से सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो क्लीवेज प्लेन क्या, क्लीवेज को हम डिफाइन करते हैं। क्लीवेज क्या होता है? The breakage of crystalline solid, breakage of crystalline solid into smaller, जाहिर है आप तोड़ेंगे तो स्मॉलर पार्ट्स बनेंगे, राइट, इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम, ठीक है, इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड क्लीवेज। और जिस प्लेन में ये आपने इसको ब्रेक किया है, जिस प्लेन में आपने इनको काटा है, इनकी क्लीवेज डन की है, वो क्या कहलाएगा? क्लीवेज प्लेन, ठीक है। क्लीवेज क्या है? ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस एंड द प्लेन इन विच द क्लीवेज इज डन। वो प्लेन जिसमें आपने क्लीवेज की है वो क्या कहलाएगी? क्लीवेज प्लेन। प्लेन और एंगल, द एंगल, जिस एंगल से आपने इस क्रिस्टल को ब्रेक किया है, द एंगल इन विच द क्लीवेज डन, ये क्या कहलाएगा? क्लीवेज प्लेन। ये किसकी डेफिनेशन है? क्लीवेज की। और ये किसकी डेफिनेशन है? क्लीवेज प्लेन की, राइट। तो क्लीवेज क्या है कि आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर उसके स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, उसके जो स्मॉलर पीसेस जिसमें आपने उसको तोड़ा है वो अगर एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, सेम पीसेस में आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा?
क्लीवेज, उसको ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे, क्लीवेज बोलेंगे, क्योंकि जो हासिल होने वाले पीसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है। क्लीवेज प्लेन क्या है? वो एंगल जिसमें आपने क्लीवेज की है, वो एंगल जिसमें आपने इसको तोड़ा है, वो क्या कहलाएगा? क्लीवेज प्लेन। देखिए जो टूटे जाने वाले पार्ट हैं ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड टर्म की आपको शायद समझ होगी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट होंगे कि इन दोनों को अगर हम जोड़ के दोबारा ये क्रिस्टल बनाना चाहेंगे तो अगेन वैसा ही क्रिस्टल बनेगा। तो जो टूटे जाने वाले हिस्से हैं वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड एंगल बना रहे हैं, इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर। तो दिस वाज अबाउट क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन, कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम तोड़ते हैं तो हमें आइडेंटिकल स्मॉलर पीसेस मिलते हैं, और वो जो पीसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, और जिस एंगल में हमने क्लीवेज डन की हुई होती है उसको हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। देखिए अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट हम किस टेम्परेचर को कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी क्रिस्टल जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, कि मतलब सॉलिड क्रिस्टल जो है वो अगर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है तो उसको हम, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सॉलिड क्रिस्टल कोई भी अगर लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब उसको हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, तो उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो कहा जा रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो डेफिनेट सेम मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। ऐसा क्यों है? उनका जो मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम क्यों है? फॉर वन सॉलिड, ठीक है। NaCl का अगर सॉलिड है तो उसमें जितने भी दुनिया का कहीं से भी आप NaCl का सॉलिड लेके आएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट वही होगा जो किसी दूसरे NaCl के क्रिस्टल का है, तो उनका मखसूस और सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसी और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेटली NaCl से डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जो एक क्रिस्टल है, लाइक नमक के क्रिस्टल की बात करें तो नमक के तमाम क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये नमक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें अरेंजमेंट मखसूस है, तो नमक के तमाम क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट मखसूस होगी, सेम होगी, एक तरतीब है मॉलिक्यूल में। तो उस क्रिस्टल का कोई भी टुकड़ा उठा के आप मेल्ट करें, उस टुकड़े में सेम वैसी ही तरतीब है जैसे किसी दूसरे पीस में है, जैसे उसी के साथ के क्रिस्टल के किसी दूसरे हिस्से में है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या होते हैं? ऑलवेज डेफिनेट होते हैं, मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि एक मखसूस क्रिस्टल की अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल हर जगह पे सेम है। नमक का क्रिस्टल कहीं से भी ले लें, कान से निकाल लें, कहीं घर में आपके पड़ा हुआ है नमक, कहीं से भी नमक ले लें, उसको मेल्ट करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, डेफिनेट रहेगा, बिकॉज उसके अंदर अरेंजमेंट जो है उस क्रिस्टल के हर तरह के, उस क्रिस्टल के हर एक हिस्से में अरेंजमेंट सेम है। अमॉर्फोस सॉलिड में डिफरेंट होती है कि एक ही क्रिस्टल है, एक ही सब्सटेंस का एक हिस्से में अरेंजमेंट और है, उसके दूसरे हिस्से में अरेंजमेंट बेतरतीब होकर कुछ और तरह की रैंडम स्ट्रक्चर बना रही है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर एक मखसूस सब्सटेंस के है तो थ्रू आउट द क्रिस्टल उसकी सेम अरेंजमेंट, सो दैट इज वाई उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे। उनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो मखसूस टेम्परेचर होगा हर एक डिफरेंट सब्सटेंस के लिए।